युवा नेताओं में अगर कोई है जिसका नाम है वो है विशाल सिंह। और विशाल सिंह एक बड़ी लेगेसी के साथ सहकारिता में है। कोई उनके बाप दादा के जमाने से सहकारिता में हुई, इनकी पैदाइश ही सहकारिता में हुई है और आज ये एनसीसीएफ के चेयरमैन है और बखूबी एनसीसीएफ को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की तमन्ना रखते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध है। विकास जी, आपको क्या लगता है कि एनसीसीएफ में आने के बाद से एनसीसीएफ में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको लगेगा कि इतने दिनों में आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे एनसीसीएफ का विकास हुआ? नई मैं नई रणनीति। मैं सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को और आपको प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे आज अपनी संस्था के बारे में और सहकार आंदोलन के बारे में मुझे आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं बहुत संक्षेप में ये बता दूं कि मैं 2007 से सहकारिता परिवार से जुड़ गया था और इन सालों में मैं आपको ये बताऊं कि जब तक 2014 के पहले और 2014 के बाद जो आंदोलन में जो फर्क दिख रहा है वो ज़मीन आसमान का है। खासकर जब एक अलग मंत्रालय बना सहकारिता का और आज के समय पर देखिए, मैं 2022 में अध्यक्ष हो गया था एनसीसीएफ का सितंबर के महीने में। लगभग पौने 3 साल आज हो चुके हैं और उस समय अगर आप विगत वर्षों में देखिएगा तो एनसीसीएफ का टर्नओवर 2100 से 2300 करोड़ के लगभग रहता था। मोटा मोटा अधिकतम हम लोगों ने कभी प्रॉफिट किया था तो 30-32 करोड़ रुपए बिफोर टैक्सेस था। आज के समय पौने 3 साल के अंदर पौने 3 साल के अंदर एनसीसीएफ 2300 करोड़ से आज 8200 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर हो गया है, जो मोटा मोटी चार गुने के आसपास हो चुका है। हमारा प्रॉफिट 230 करोड़ से ऊपर का है बिफोर टैक्स। तो मुझे इसको बड़ा मेरे लिए गर्व का अनुभव है, हमारे संस्था के लिए, हमारी एमडी और हमारे पूरे स्टाफ के लिए कि हम लोग आज इस स्थिति में है कि एनसीसीएफ का आने वाला भविष्य उज्जवल है और इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो एनसीसीएफ के कौन सा ऐसा कारोबार आपको जो नोडल एजेंसी के तौर पर आपको चयनित किया गया एनसीसीएफ ने किस क्षेत्र में विशेष पहल की है जिससे ये फायदा हुआ या कारोबारी दायरा बढ़ा, कौन से काम थे? देखिए, जब मैं चेयरमैन हुआ तो एनसीसीएफ के अंदर जनरल मर्चेंडाइज का काम होता था, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था अपने सप्लायर बेस के ऊपर। तो जब मैं चेयरमैन हुआ तो मैंने ये सोचा कि हमें नेफेड को अपना आदर्श मानकर और वो जितने व्यापार के अंदर था, जितने सरकार के कामों के अंदर था, उसको उन सब कामों के अंदर एनसीसीएफ को भी आना चाहिए, क्योंकि नेफेड कृषि मंत्रालय के अंडर था और हम उपभोक्ता मामलों मंत्रालय के अंडर थे। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों का अलग था, लेकिन हमारा काम और मेंबरशिप बेस बहुत हद तक सामान्य था। तो मैं ये मानता था कि भाई नेफेड को अपना आदर्श मानते हुए, क्योंकि जिस तरह काम था नेफेड का और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर नेफेड की स्थिति जहां बंदी की स्थिति थी, नेफेड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सिर्फ जिंदा ही नहीं किया, वेंटिलेटर से उसको जिंदा भी किया और आज नेफेड बहुत अच्छी तरह दौड़ रहा है। लगभग 500 करोड़ से ऊपर का उसका सालाना टर्नओवर है। तो मैं ये मानता था कि पीएसएफ जो समर्थन मूल्य की खरीदी है और समर्थन मूल्य से ऊपर की जो खरीदी होती है पीएसएफ की खरीदी, वो उन खरीदियों के अंदर एनसीसीएफ नेफेड के साथ ही साथ काम कर सके। और मुझे आज बताने में बड़ी खुशी है कि हमारा 8200 करोड़ का जो टर्नओवर है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पीएसएस और पीएसएफ खरीदी में से आता है। मैं जब ये बातें कह रहा हूँ तो मुझे माननीय पीयूष गोयल साहब के सहयोग को भी मतलब हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब मैं अध्यक्ष हुआ तो वो हमारे खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे और उन्होंने पहले दिन से ही मतलब एनसीसीएफ को
का हाथ पकड़ के उसको को चलाने का प्रयास किया। और आज एनसीसीएफ जहाँ पर भी है उसमें आदरणीय पीयूष गोयल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये मानता हूँ कि पहले के समय तो उपभोक्ता मंत्रालय ही एनसीसीएफ को अपना बच्चा नहीं मानता था, लेकिन पीयूष गोयल साहब ने हम लोगों पे ध्यान दिया और माननीय सहकारिता मंत्री जी का तो नेतृत्व था ही, लीडरशिप था ही। दूसरी बात है कि एनसीसीएफ के जो मेंबरशिप का दायरा था, क्या आपके आने के बाद से इस दायरे को बढ़ाया गया? दूसरी चीज, जो इससे बाकी मेंबरशिप संस्थाएं थी, मेंबर्स थे, उनको कैसे सक्रिय किया गया? दो, तीसरा ये कि आप सिर्फ पहले आपने कहा ना कि व्यापार के तौर पर आप व्यापार करते थे, जो सप्लायर आपके यहाँ से माल आपके यहाँ आता था और आप कंज्यूमर तक पहुंचाते थे, जी क्योंकि आपका जो फोकस था कंज्यूमर पर। आज स्थिति यह हो गई कि हमें लगता है कि आपने बहुत सही बात की कि नेफेड के नक्शे कदम पर हम आगे चलकर कि क्यों ना हम कच्चा माल जो हमारे मिलने की सप्लाई कोई और करता है, हम सीधे किसानों से क्यों ना खरीदें और उसे आप कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक बड़ा जो आधार तैयार किया है, ये सब कैसे संभव? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे हम लोग दलहन तिलहन की खरीदी करते हैं, गेहूं की खरीदी करने के हमें लक्ष्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मिला। दलहन तिलहन के लिए हम आज नेफेड की तरह नोडल एजेंसी हैं। हम प्याज के अंदर जितना काम नेफेड करती है उतना ही काम आज हम एनसीसीएफ भी करती है। एक समय ऐसा था, जो पहला साल हमने जब काम शुरू किया तो हम लोगों ने नेफेड से 1 लाख मेट्रिक टन अधिक प्याज खरीदी करके हम लोगों ने पूरे देश के अंदर प्याज की कीमतों को मोर और लेस नियंत्रण में लाने का पूरा हम लोग सफल रहे। और मुझे इस बताने में बड़ी खुशी होती है कि जिस समय से एनसीसीएफ जितने भी दलहन तिलहन की खरीदी हो, चाहे प्याज की खरीदी हो, चाहे प्याज के भंडारण को हो, कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसेस के अंदर हो, चाहे प्याज की रिटेलिंग के अंदर हो, पूरे देश के अंदर हमारी गाड़ियां प्याज के हम लोग ट्रक्स के थ्रू प्याज पूरे देश के अंदर लेके आते थे। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि पिछले साल हमने कांदा एक्सप्रेस शुरू किया था। हमने ट्रेन से देश के विभिन्न हिस्सों में, नासिक से ट्रेन से हम लोगों ने कांदा पूरे देश के अंदर हमने सप्लाई किया। वो भी एक पहला एक अनुभव था पूरे देश के अंदर जो हम लोगों ने टेस्ट किया। तो एनसीसीएफ के आने से सिर्फ नेफेड को कॉम्पिटिशन ही नहीं मिला है, किसानों को भी इस बात का विश्वास हुआ है कि एक संस्था और आ गई है जो किसानों के लिए, उसके भले के लिए काम करने को तैयार है। और किसी भी एक संस्था पे अगर किसान डिपेंडेंट रहेगा तो पूरा किसान का भला नहीं हो सकता है। इसलिए एनसीसीएफ के आने के बाद किसानों के पास भी चॉइस है कि वो अधिक से अधिक सफलता से और जल्दी उनको पैसे मिले और कम कष्ट हो किसान को, क्योंकि किसान का अगर भला हम लोग नहीं करा सकते हैं, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है, तो हम लोग देश सेवा नहीं कर रहे हैं। आपके पास अभी आज की तारीख में एनसीसीएफ के टोटल स्टोर्स कितने होंगे तो आपके यहाँ, जिसके थ्रू कंज्यूमर तक आप पहुँचते हैं और कहाँ खोलते हैं आपने? देखिए, ये बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा। उसमें माननीय रोहित सिंह साहब सचिव उपभोक्ता मामले थे और उसके बाद श्रीमती निधि खरे जी हमारी सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स थे। इन दोनों लोगों की लीडरशिप में एनसीसीएफ ने मल्टीपल जगहों पे मोबाइल वैन के माध्यम से रिटेलिंग का काम शुरू किया। हम लोगों ने सबसे पहले दिल्ली के अंदर टमाटर को मोबाइल वैन के थ्रू बेचना शुरू किया, सफल की रिटेल स्टोर्स के थ्रू बेचना शुरू किया। उसके बाद जब हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों ने टमाटर जब 200 रुपये किलो था तो एनसीसीएफ 120 रुपये किलो बेचता था, तो उससे ये हुआ कि 200 रुपये का प्याज 160 रुपये पे आया। जब वो 160 पे आया तो नेफेड उसको और एनसीसीएफ उसको 80 रुपये पे ले आया, और मोटा मोटा जब हम लोग 40 रुपये पे आए तो मार्केट 50-60 रुपये पे आके स्टेबलाइज हो गया था। तो ये तो हमने टमाटर में दिल्ली और इसके आसपास किया। अब इसको एक मॉडल मानकर एनसीसीएफ ने प्याज की रिटेलिंग भी पूरे देश में हमने शुरू की। हमने गांव से लेकर शहर तक
मोबाइल वैन्स के थ्रू हमने रिटेलिंग का प्रयास किया और बहुत हद तक हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों के अंदर जो हम लोग सुनते थे कि प्याज के दाम भाग रहे हैं, मोटा मोटी उसको नियंत्रण में रखने में हम लोग बहुत हद तक सफल हुए। मैं ये बताऊं कि पार्लियामेंट चुनाव के पहले भारत ब्रांड को प्रधानमंत्री जी ने देश भर में शुरू करवाया और एनसीसीएफ और नेफेड और केंद्रीय भंडार इन तीनों लोगों ने इसको इसको एजेंसीज बनाकर भारत सरकार ने योजना शुरू की और एनसीसीएफ और नेफेड और केंद्रीय भंडार तीनों ने मोबाइल वैन्स और रिटेलिंग के थ्रू काम किया। बट सबसे अधिक अगर मोबाइल वैन्स किसी ने चलाने में किसी को सफलता मिली तो वो शायद एनसीसीएफ था। एनसीसीएफ जो लोगों तक माल पहुंचाता है, या जैसे आपने कहा भारत ब्रांड दाल है, भारत ब्रांड तेल है, भारत ब्रांड आटा है, भारत ब्रांड चावल है और ढेर तरह की अब चीजें आने लगी हैं। क्या एनसीसीएफ प्रोसेसिंग के सेक्टर में भी जा रहा है या जाने की कोई योजना है? देखिए, आज के दिन पे सच्चाई ये है कि एनसीसीएफ बहुत सारे नए नए कामों में पिछले 2.5 साल में आया है। अभी एनसीसीएफ का लक्ष्य प्रोसेसिंग के अंडर नहीं है। अभी एनसीसीएफ ये चाह रहा है कि इतने ही कामों को हम लोग जो पेमेंट का प्रोसेस है, जो अपने किसानों का जो हम लोग चाहते हैं कि भाई किसानों की संख्या बढ़े, हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स के अंदर भी एनसीसीएफ आए, क्योंकि आज के दिन पे हमारे पास मोटा मोटी जितना काम नेफेड के पास था और जितने प्रदेश में नेफेड काम करती थी उन सारे प्रदेशों के अंदर आज एनसीसीएफ है। और ये बड़ा अच्छा समय होता है कि मन तो ये करता है कि आप और चीज़ों के अंदर शुरू करिए, लेकिन समझदारी ये कहती है कि जो काम का जिम्मेवारी एनसीसीएफ को मिली है उसके प्रोसेस को, उसकी जो पद्धति है काम करने की, उसको ठीक से सुचारू रूप से किया जाए। देखिए, आज के दिन पे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग अधिक से अधिक किसानों को पूरे देश के अंदर एनसीसीएफ एक संस्था के माध्यम से पहुंचे और अधिक से अधिक किसानों का भला हो सके, पहली बात। दूसरा, जो किसानों का जो पैसा देने की जो पेमेंट पीरियड है उसको रिड्यूस कराया जाए और ये इंश्योर कराया जाए कि भाई किसान को 72 घंटे के अंदर हर हाल में उसको उसकी पेमेंट मिले, उसके अकाउंट से पहुंचे। ये सारे पैसे जितने पेमेंट होते हैं किसानों के, क्या थ्रू यूपीआई के थ्रू या बैंक के खाते के थ्रू देखिए, करते हैं या बहुत कैश करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए देश भर में देश को आग्रह किया और ये अभियान के रूप में एक शुरू हुआ, तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इसका एक रिजल्ट किसानों को डीबीटी के माध्यम से भी मिलेगा। आज नेफेड और एनसीसीएफ डीबीटी के माध्यम से दोनों संस्थाएं किसानों को डीबीटी कर रही हैं और ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि है दोनों संस्थाओं की कि हम लोग किसानों को कम से कम समय में उनका पैसा उनके अकाउंट में पहुंचने का सुनिश्चित हम लोग रूप से काम करते हैं। और इसके अंदर कृषि मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और खाद्य उपभोक्ता मामले तीनों मंत्रालय मिलकर एक सामूहिक रूप से इसमें काम कर रहे हैं और इसमें दोनों संस्थाओं के चेयरमैन और एमडी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ताकि क्योंकि दोनों चेयरमैन और एमडी संस्थाओं के चाहते हैं कि किसानों अधिक से अधिक किसानों का फायदा हो सके। सर, आप युवा हैं, लेकिन सहकारी क्षेत्र में युवाओं की भारी कमी है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एनसीसीएफ क्या करना? देखिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो जो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनी है उसके अंडर युवाओं को ट्रेनिंग और जो उपयुक्त जो उनको कार्य पद्धति सिखाने की ज़रूरत है, उसके लिए उसमें बहुत अच्छा मौका है। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि पैक्सेस के अंदर आज के दिन पे बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है। जैसे अगर आप सिर्फ बिहार को देखिएगा, 8,000 पैक्सेस हैं। 8,000 पैक्सेस के अंदर पहले हम लोग देखते थे तो 50-55 साल एक एवरेज उम्र होती थी जिसके अंदर पैक्स पे लोग दिखते थे। पर आज के दिन पे अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे पैक्स ऐसे हैं जहाँ नौजवान पीढ़ी आ रही है, जुड़ रही है। तो जब तक पैक्स से नीचे से डेवलपमेंट शुरू नहीं होगा तब तक ये होगा नहीं, लेकिन आज ये फर्क मुझे बिहार के अंदर दिख रहा है। और जब मैं दिल्ली के लेवल पे आके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जितने भी एजीएम हो रहे हैं उसके अंदर बहुत नौजवान साथी जुड़ रहे हैं। तो ये तो पैक्स की राजनीति के अंदर हो गया। अब आप ये देखिए, पैक्सेस के जो जो सहकारी यूनिवर्सिटी बनी है उसके अंदर नए नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और वो कोर्सेज टेलर मेड होंगे कोऑपरेटिव संस्थाओं को चलाने के लिए सुचारू रूप से। जितने भी एनसीसीटी के प्रोग्राम चल रहे हैं वो उसी तरीके से हैं।
मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कृषि और कोऑपरेटिव के अंदर प्रोग्राम्स को धीरे धीरे इंक्लूड किया जा रहा है, जिसका फलाफल ये होगा कि टेलर मेड प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब अगर आप नेशनल फेडरेशन के अंदर बात करिएगा, चाहे इफ्को हो, नेफेड हो, क्रिफ्को हो, एनसीसीएफ हो, तो इनको भी इसी तरह के मानसिकताओं के जो जो कैपिटलिस्ट मानसिकता नहीं है, कोऑपरेटिव मानसिकता के लड़के हमारे पास आए, उसके लिए भी ये संस्थाएं वापस कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेजेस के पास जा रही हैं और हम उनसे कह रहे हैं, एनसीयूआई से कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए प्रोग्राम्स बनाइए, एनसीसीई से कहा जा रहा है कि आप इस तरह के प्रोग्राम बनाइए कि हम लोग सहकार की भावना अपने जो हम लोग जो बच्चे बहाल कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, उनके अंदर उस भावनाओं को वो सुचारू रूप से लेके आए और वो समझें कि संस्था का फायदा कराना तो लक्ष्य है ही, लेकिन ये सुनिश्चित कराना है कि किसान और जो आपका उपभोक्ता है उसका नुकसान कहीं ना हो। ये प्राथमिकता उसके फायदे के लिए है।